सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हाल ही में राजधानी दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ, उसके बड़े तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आए और उससे ये तो तय हो गया कि किस तरह से सीमा पार से बैठे अब आतंकियों के आकाओं ने बड़ी साजिश को अंजाम दिया। और खास तौर से दिल्ली ब्लास्ट मामले में जो तमाम आरोपी गिरफ्तार हुए, आरोपियों के पाकिस्तान समेत दूसरे देशों से भी कनेक्शन स्टैब्लिश होते हुए नजर आए। मामले में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर शाहीन से पूछताछ हुई, जिसमें उसने पाकिस्तान से रिश्तों की जानकारी भी दी है। जी हाँ, आपको ये भी बता दें, खबर है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन पाकिस्तानी सेना के एक डॉक्टर के संपर्क में थी और सोशल मीडिया के जरिए दोनों की कई बार संपर्क भी बीच में हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर शाहीन जैश ए मोहम्मद की महिला शाखा की सदस्य भी थी। वो आतंकवादी मसूद अजहर की बहन के भी संपर्क में थी। जैश की महिला शाखा जमातुल मोमिनात के लिए आतंकियों की भर्ती भी डॉक्टर शाहीन ही किया करती थी। अब खबर यह भी है कि डॉक्टर शाहीन का नेटवर्क पाकिस्तान समेत कई देशों में था, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में था। देश भर में कई डॉक्टर्स उसके संपर्क में थे। खबर है कि डॉक्टर शाहीन ने विदेश जाने की योजना बनाई, उसने पासपोर्ट के लिए आवेदन भी दिया और सूत्रों की माने तो वो तुर्की भागने की योजना भी बना रही थी। जांच के दौरान एक और शख्स का नाम भी इस दौरान सामने आया है, डॉक्टर आदिल के भाई डॉक्टर मुजफ्फर का नाम अब जांच एजेंसी के सामने आया है। सूत्रों का बड़ा दावा यह है कि वो आतंकियों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम देखता था। अगस्त में दुबई भी वो भाग गया था, साथ ही भारत और पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स के भी संपर्क में था। सूत्र बताते हैं कि वो डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद भागकर अफगानिस्तान चला गया था। जाहिर है, जांच के दौरान पाकिस्तान के नाम एक बार फिर से एक नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार सामने आए और इस बार तो पाकिस्तानी सेना के एक डॉक्टर से आरोपी डॉक्टर के रिश्तों का खुलासा हो रहा है। इससे पहले पीओके में आतंकवादियों की बैठकों की तस्वीरें भी कई बार सामने आई थी। वो तस्वीरें पीओके की ही बताई जाती हैं। अब ऐसे में बड़े सवाल, ये तस्वीर आप देखिए पहले, ये दरअसल यही वो तस्वीर है जब पीओके में आतंकी जमात हुई और किस रूप में इन आतंकियों का स्वागत किया गया, फूल बरसाकर, माला पहनाकर। अब सवाल खड़े होते हैं, क्या पाकिस्तान इन तथ्यों को झुठला सकता है? क्या वो अभी भी यही कहेगा कि उसका इस ब्लास्ट से कोई रिश्ता नहीं? हम करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ में मौजूद होगा खास मेहमानों का पैनल, लेकिन उसके पहले बड़े सवाल जान लीजिए। बड़े सवाल खड़े होते हैं, ब्लास्ट के तार पाकिस्तान से जुड़ रखे हैं, क्या पाक इन सबसे इनकार कर देगा? सवाल ये भी, क्या पाक सेना इस साजिश में सीधे तौर पर शामिल रही है? सवाल ये भी कि दोषियों पर कार्रवाई के ऐलान के बाद अब पाकिस्तान को भारत के हमले का क्या डर सता रहा है? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर नो टाइम जारी होता है, हाई सिक्योरिटी मीटिंग होती है, उसके बाद में बड़ी बातें यही एक तरह से नजर आती हैं। इन सब के बीच में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखकर आपको ये जरूर समझना चाहिए कि पाकिस्तान किस रूप से बड़ी साजिशें रचता रहा है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी, चाहे बात वो जैश ए मोहम्मद के हो, लश्कर ए तैयबा के हो, या फिर अन्य इस तरह के तमाम अलग अलग संगठन जिसमें मोमिनात जैसे संगठन भी शामिल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारत में नफरत फैलाने का काम, जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। और उसके लिए इस बार व्हाइट कॉलर टेररिज्म के तौर पर उन्होंने इसे एक तरह से अपना हथियार बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे डिकोड किया हमारे सुरक्षा बलों ने। इसमें कोई शक नहीं कि किस तरह से एक बड़े स्तर पर यहाँ पर एक एक करके तमाम तार जोड़ते हुए नजर आए और उसके बाद में एक एक करके कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर शुभदा चौधरी इस समय हमारे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। डॉक्टर शुभदा, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली की इस पूरी चर्चा में। आपसे मैं जरूर समझना चाह रही हूँ कि इसके पहले भी खास तौर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कई बार तनाव सिर्फ आतंकी गतिविधियों को लेकर, या ये कहा जाए कि जिस तरह से धोखेबाजी, दगेबाजी को लेकर हुए, लेकिन इस बार जो ये पूरा मामला सामने आता है, डॉक्टर्स का कनेक्शन और उसमें डॉक्टर की बड़ी भूमिका नजर आती है पाकिस्तान के कनेक्शन के साथ में। पाकिस्तान एक बार फिर से ये कहा जाए एक्सपोज हो चुका है। नैना जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। और जहाँ तक बात रही पाकिस्तान के एक्सपोज होने की, तो ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि वहाँ की हुकूमत और वहाँ के आवाम में अंतर होता है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है कि डॉक्टर शाहीना शाहिद
का जो पूरा केस आया है, और खासकर 15 नवंबर को, फिर 14 नवंबर को दो और महिलाएं अल्फला यूनिवर्सिटी से डॉक्टर्स पकड़ी गई हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक नैरेटिव चेंज दिख रहा है, जो जैश ए मोहम्मद, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बाकियों की जो देवबंदी ट्रेडिशन में रूटेड हैं। क्योंकि इससे पहले वो औरतों को कभी भी इंडोक्ट्रिनेट नहीं करते थे। उसके हिसाब से, देवबंदी ट्रेडिशन के हिसाब से, औरतों को जिहाद के लिए रिक्रूट करना वो फितना यानी मॉरल डिसऑर्डर क्रिएट करेगा। और औरतों का काम होता था कि वो सन्स पैदा करें जिहाद के लिए, जिसको तरबियत बोलते हैं। तो अब ये जो दो चीजों के कारण ये आगे बढ़ा है। पहला, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इनकी ऑफिशियल डिस्कोर्स पॉलिसी आई, वो ये आई कि इंडिया जो है सिर्फ औरतों को अपने पुलिस फोर्सेस, आर्म फोर्सेस में नहीं डाल रहा, खासकर विमेन जर्नलिस्ट को भी डाल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ इंक्वायरी करने के लिए, जो उन्होंने इसको इंडोक्ट्रिनेशन का एक पहलू बनाया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन दूसरी ये चीज है कि इसमें जो बिगेस्ट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जो इनके आधारभूत हैं, जैसे जी यूएस जी। है या फिर टर्की है या चाइना है, उसका क्या रोल होगा? वो पाकिस्तान पे किस तरीके से प्रेशर डालेंगे? वो टेररिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं? और इंडिया का क्या सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे? हम्म तो बातें जो हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आके कहीं ना कहीं रुक गई हैं। हम्म और जहां तक बात रही थी कि जब हमारे डेलीगेशंस जो हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग देश गए थे, तो वहां पे अमेरिकन और यूरोपियन डिप्लोमेट्स ने बहुत ओपनली ये चीज बोली थी कि आपने तो हमारा रशिया यूक्रेन वॉर में साथ नहीं दिया, तो हम आपका इंडिया पाकिस्तान में क्यों दें? हम्म तो ये बहुत नेगेटिव पर्सनलाइज्ड रेटरिक हम्म बन चुका है। हम्म और हमें एक और चीज का यहाँ पे ध्यान देना होगा, जो हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हम्म कि ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, हम्म खासकर जो औरतें हैं जो वल्नरेबल कम्युनिटीज से हैं, या फिर विडोज हैं, या फिर वो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, हम्म इनका रेडिकलाइजेशन हम रोक कैसे सकते हम्म हैं? हम्म खासकर जम्मू कश्मीर में, यूपी में, साउथ इंडियन स्टेट्स में, हम्म कैसे, इवन दिल्ली में, कैसे हम इसे रोक सकते हैं? क्योंकि आगे हमें दूसरी शाहीन नहीं बनानी है। और मुझे तो ये लगता है शुभदा जी कि दूसरी शाहीन आखिर कितनी घूम रही है हिंदुस्तान में, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि डॉक्टर शाहीन शाहिद जो थी, वो सीधे सीधे रिक्रूटमेंट के लिए ही एक तरह से अपॉइंट की गई थी। साजिशें तो थी, लेकिन इंडिया में एक तरह से उस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मास लेवल पर रिक्रूटमेंट चल रहा था। ये भी इस बीच जानकारी मिलती है। मेरे साथ कुछ और खास मेहमानों का पैनल है। रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ में मौजूद हैं। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ओ.पी. तिवारी जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। साथ ही साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अभी फिलहाल जे.के. बंसल जी आपका रुख करना चाह रही हूँ। मुझे सर इस बात को जरा समझाने की कोशिश कीजिए। कहा जाता है कि भारत में कोई भी आतंकी गतिविधि होती है तो खासतौर से उसमें पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का तो बड़ा रोल होता ही है, लेकिन आईएसआई के हाथ भी यूं खाली या फिर साफ नजर नहीं आते। खासतौर से दिल्ली के इस बॉम्बे ब्लास्ट को लेकर भी शाहीना शाहिद से जुड़े हुए ऐसी कई बड़ी बातें नजर आती हैं जो कहीं ना कहीं उससे मेल खाती हैं, जो कि इस पूरे कनेक्शन को और भी ज्यादा स्ट्रांगली स्टैब्लिश करता है। सर नमस्कार नैना जी। देखिए, एक बात सोचने की यह है इसमें जी। कि हम हमेशा ये कहते हैं कि हमको 2.5 फ्रंट या 3.5 फ्रंट वॉर लड़नी है, तो जो हाफ फ्रंट देश के अंदर है हम्म वो बहुत जरूरी है। हम्म अब आप देखेंगे कि जो अभी टेररिस्ट हैं या जैसे हम्म मोहम्मद हैं, इनके दो खास करके इसमें अभी चालाकी आई है, स्मार्टनेस आई है। हम्म एक तो वो जो सारे जो भारत के ही लोगों को उन्होंने रेडिकलाइज किया है, जिससे उनको ये बहाना मिल जाएगा कि हमारे क्रॉस बॉर्डर से कोई नहीं हम्म आया। दूसरा, इस बार जो अभी तक सबूत आ रहे हैं वो ये है कि उन्होंने तुर्की के अंदर में जो हैंडलर बैठाया है, हम्म उसके थ्रू जो कराया है, तो उसमें ये लगता लगेगा कि भी पाकिस्तान को ब्लेम ना दिया जाए। हम्म तो जो आप कह रहे हैं रेडिकलाइजेशन की बात, तो ये इसमें हमारे जो इसके लिए बहुत सख्त कानून बनाने की जरूरत है। जो भी इनके सपोर्टर हैं या जितने भी इनके जो सिंपथाइजर हैं, उनके ऊपर इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए हम्म कि जो कोई इस बात को सोच ना सके। हम्म अब जैसे ये शाहीन थी, शाहीन ने क्या है, इसके लखनऊ में थे, इसके हस्बैंड परिवार वगैरह सब थे, जो कहते हैं कि 200 डॉक्टर्स का इसने एक नेटवर्क बनाया हुआ था यहाँ।
और जहाँ तक रही बात डॉक्टर्स की, या जितने भी ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे अलकायदा का चीफ भी था, वो भी पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, तो इसी प्रकार से इनको रोप इन करना और इस तरह के काम को करना बड़ा एक, क्योंकि इसमें कोई क्रॉस बॉर्डर नहीं आया, हमारे देश में ही सारा कुछ चलता रहा। और देश में जरूर जो है, जैसा ये अल्फला यूनिवर्सिटी है, इस अल्फला यूनिवर्सिटी को किसने तो मतलब इसको परमिशन दी, और इसको इमीडिएटली डिस्बैंड कर देना चाहिए। सेकेंडली, उसके अंदर में जो एक डॉक्टर था जो इसमें इन्वॉल्व है, उसके ऊपर केस था, या वो जो है J&K में, उसको यहाँ पे रख लिया गया। तो इस प्रकार के जो संदिग्ध हैं, जो भी इनके सपोर्टर, जहां से भी कुछ मिलता है उसको देखे, जब एजेंसी पूरे लोगों को कैसे संभालेगी। तो जहां पर भी कोई इस चीज का है, जो अड़ोस पड़ोस में जो भी, और ये सबसे पहले तो इस यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि इतने सारे लोग इन्होंने क्यों पाले हुए थे। और जो 3 टन जो यहाँ पे वो आया है अमोनियम नाइट्रेट, वो कहाँ से आया, उसमें भी तो ये जो सहीनी थी उसको इकट्ठा करने वाली। हाँ, तो इस पिछले प्रकार 2 से 3 सालों से इतना वक्त हो गया था इकट्ठा करते करते। बिल्कुल। और इन्होंने जो तुर्की की यात्रा भी की है, तो ये सब कुछ अभी तुर्की ने तो कहा कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि हमारी जो एजेंसियां हैं और जो भारत की लीडरशिप है, बहुत मैच्योर तरीके से, जब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आते, सबसे पहले तो इसकी जांच कराने के बाद जब ये कहा गया हाँ ये आतंकी हमला है, तभी इसको कहा गया। और हालांकि प्रेस रिपोर्ट के ऊपर में ही रिएक्ट कर दिया तुर्की ने, जो कि भाई हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और तुर्की हमेशा पाकिस्तान का सिंपैथाइजर रहा है, वहां पर कट्टरवादिता है, और इस पर जो हमास को वो जो देते हैं सपोर्ट, तो एक जो एक मानसिकता है, जिहादी मानसिकता और जो रेडिकलाइजेशन है, वो तुर्की के अंदर बहुत ज्यादा है। और जितने भी ये सब एक इनके एक विचार होते हैं, और इस प्रकार से जैसे मोहम्मद जो वो इसको अच्छी तरह से अपना यूज कर रहा है, यूज करने के बाद अपनी बहन को इन्होंने बना दिया वो जो इंचार्ज। और कोई कहा, जैसे अभी कह रही थी सुभद्रा कि भाई जो औरतों को नहीं करते थे, इनका कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई किसी प्रकार का इनके पास में, ना तो ये इस्लाम को मानते हैं, इन्हें तो कट्टरवादिता के साथ में जो है एक टेररिज्म फैलानी है, उसमें साम दाम दंड भेद हर तरीके और से। सर देखिए, इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार एक अलग रूप में इन्होंने अलग अलग तरीके अपनाने की कोशिश की है। मैं उसी को जल्दी से डिकोड करने की कोशिश करूंगी। ओपी तिवारी जी अगर समझा पाए। सर, खासतौर से व्हाइट कॉलर टेररिज्म को लेकर आप और हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज के वक्त में डिजिटल वे में एक तरह से साई ऑप्स के लिए कहा जाता है कि शाहिदा का एक बहुत बड़ा रोल भूमिका नजर आई थी। सोशल मीडिया एक्टिविटीज को अगर देखा जाए, कनेक्शंस को देखा जाए, जो एक तरह से जिन्हें वो फॉलो करती रही है, सिर्फ शाहिदा नहीं बल्कि उसके अलावा भी जो तमाम है, शाहीन के अलावा, उनकी भी बड़ी भूमिका एक तरह से स्टैब्लिश करती है। और इसी माइंडसेट के साथ में कहीं ना कहीं आईएसआई या फिर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने इसका फायदा उठाया है। नैना, देखिए पीस टाइप का जो चल रहा है, पहले जैसे हमारे ही लोग कहते थे कि टेररिज्म में इन्वॉल्व कौन होते हैं, वो मिसगाइडेड यूथ जो थोड़ा अनएम्प्लॉयड है, थोड़े पैसे दे दिए, पत्थर मार दिए, थोड़ा बॉम्ब कर दिए। तो हमारे बहुत सेक्युलर थे हिंदुस्तान में जो इस पक्ष के बात है कि भाई टेररिस्ट नहीं है, ये तो भड़काए हुए हैं। लेकिन जिस स्ट्रेटेजी से ये पाकिस्तान की आर्मी इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो काम कर रही है, एक्चुअली मैं अप्रिशिएट ही करना चाहूंगा जिस लेवल तक जा सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से इन्होंने, मतलब इनकी फंडामेंटलिज्म और इनकी रूढ़िवादी कितनी ज्यादा है कि पढ़े लिखे लोग भी इस चक्कर में आ गए हैं। दूसरी बात, जो औरतों का, लेडीज का सबसे ज्यादा शोषण होता है इस धर्म में, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको भी प्रभावित करके आप कैसे उस रूप में लेके आ गए हैं कि तुम भी इस्लाम के लिए लड़ो। 99% कोई महत्व नहीं है। मैंने बताई थी वहां पर 72 बूथ पाकिस्तान चैनल मैंने कई सुने हैं, वहां लेडीज कहती थी हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। इसके अलावा इन्होंने इसके माध्यम से कैसे किया है, पैसे से या क्या तरीका अप्लाई किया है, ये तो बहुत ही बड़ी, मतलब एक बहुत बड़ा हमारे लिए संतोष, वो हमारे लिए बहुत ही शक करने का एक विजायज है। बिकॉज पहली बात मैं ये करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर लोग तुर्की और अजरबैजान को हमने ऑप सिंदूर में देखा था, इनका एटीट्यूड इंडिया की तरफ क्या था। तो जिस भी भारत के जिस भी लोगों को कि दिल इटली तुर्की के नाम पर पिघलता है, उन पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। दे शुड बी केप्ट अंडर चेक कि क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। वो बॉलीवुड का स्टार हो या किसी बड़े बड़े वकील हो या बड़े जज हो जो तुर्की से ज्यादा अटैच करना चाहते हैं, तुर्कियों को बड़ा अच्छा मानते हैं। अब किसी को भी हमें अब समय आ गया है जब भारत के फौज को, भारत के फोर्सेस को, भारत के इंटेलिजेंस को किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सब पर संदेह के साथ
क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए अनलेस दे आर प्रूव्ड अदरवाइज। अब देखिए सबसे बड़ी बात इंस्टीट्यूशंस, अब पूरा इंस्टीट्यूशन का इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है। अगर ये 4-5 डॉक्टर किसी और मेडिकल कॉलेज में होते तो उनकी पोल खुल जाती, उनका कोई शक नहीं होता। अब अल-फलाह ये सऊदी अरेबिया कतार से फंडेड यूनिवर्सिटी है, ये कांग्रेस ने क्यों परमिशन दिया था इनको बनाने के लिए, ये क्या मकसद था? तो इस तरीके के जितने भी इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, पहले मदरसा पर डाउट होता था, अब देखिए कॉलेजेज होंगे, अब यूनिवर्सिटीज भी कही है, नाम लेना नहीं चाहता। इन सब पे संदेहात्मक एक एटीट्यूड सबका होना चाहिए और क्वेश्चन मार्क बहुत लगा के तभी जाके हम देश को सुरक्षित कर सकते हैं। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान की तरफ से रिवेंज स्ट्राइक है, रिवेंज स्ट्राइक, और रिवेंज स्ट्राइक खासतौर से इस रूप में कि एक प्लान्ड वे में हो, इस तरह के स्ट्राइक में कोई बड़े हमले इस रूप में ना हो। ठीक है, मैं जब तक विनोद जी का रुख कर लेती हूँ, तिवारी जी का रुख करते हुए दोबारा। विनोद जी, आप ही से ये समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि क्या ये रिवेंज स्ट्राइक है, इसमें ये कि दोनों सेना नहीं बल्कि इंटरनल वे में आपको इस रूप में खोखला करना है, और उसी तरह के मॉड्यूल का डॉक्टर शाहीन जो है एक बड़ा हिस्सा रही है। विनोद जी देखिए, ये जो दहशतगर्दी का जो नेटवर्क है, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है और जितनी भी तंजीमें हैं ये सब ऑर्गेनिकली एक दूसरे से लिंक्ड है। और जिस तरह से अभी तिवारी साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया कि किस तरह से अगर हम इनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं या ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इसमें लिप्त हैं उनके ऊपर अगर हम एक नजर नहीं रखेंगे या उनको एक सिक्योरिटी सर्विलांस के अंदर या सिक्योरिटी स्पेक्ट्रम के अंदर उनको नहीं रखेंगे तो आने वाले दिनों में इस तरह की वारदातें होंगी। पहले देखिए जनरली ये मदरसों में हुआ करता था, फिर अब ये कॉलेजेस और मतलब यूनिवर्सिटीज में आ गया। और डॉक्टर्स का एक ऐसा मुकद्दस प्रोफेशन है। आप देखिए आर्मी में भी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए जो रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा लिंक होते हैं। लोग आके जैसे लोकल्स का इलाज चलता है तो वो कन्फाइड करते हैं, वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि साहब कहाँ गलत काम किया जा रहा है, कहाँ लोग आके रह रहे हैं, कौन स्लीपर सेल्स हैं, कौन ओजीपीज हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देखिए जितनी फंडिंग आ रही है सरकार, देखिए जब तक हम लोग प्रोएक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखिए कितनी वारदातें हो चुकी हैं, वी आर ऑलवेज रिएक्टिव। अब ये वारदात हो गई है, आप मुझे बताइए 3000 केजी एक्सप्लोसिव एक कॉलेज में मतलब ले जाया जाता है, यकीनन वो एक बार में नहीं ले जाया गया होगा। वहाँ इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, ये एक बार में भी नहीं और अकेले भी नहीं लेकर जाया गया होगा, ये भी बड़ी बात है। बिल्कुल पूजा आपने ठीक कहा, क्योंकि एक बार में एक आदमी ये नहीं कर सकता। और जिस तरह की फंडिंग हो रही है, क्योंकि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और जो मतलब हवाला ट्रेड में इस तरह के करते हैं या जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब तक आप इन पर शिकंजा नहीं कसेंगे। और दूसरा देखिए फौज में एक तरीका होता है जिसे कहते हैं समरी डिस्पोजल या समरी कोर्ट मार्शल। जब तक आप इनका त्वरित इलाज नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही पनपते रहेंगे। तो जिस तरह से जैसे आज ये पकड़े गए हैं, जिस तरह से पुलवामा में उसके घर को बिल्कुल उड़ा दिया गया है, यही ये जो कहते हैं ना कि इजराइल मॉड्यूल या योगी मॉड्यूल जब तक आप लागू नहीं करेंगे तब तक उनको ये रेसिपी समझ में नहीं आएगी कि साहब इसमें कितनी मिर्ची होती है। लेकिन अमेरिका को सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे लगता है खासतौर से जब इस मॉडल की अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई आरोपी इस रूप में पाया जाता है, देश विरोधी गतिविधियों में, कोई आतंकी गतिविधियों में पाया जाता है, उसके पूरे परिवार जहां पर है उस पूरी चीज को ध्वस्त करना, क्योंकि कई बार ये शिकायत आती है कि जिस जगह पर ये पूरा एक्शन हुआ या जो आतंकी था वो तो 2 साल से अपने घर नहीं गया। अब जैसे यहाँ पर डॉक्टर उमर है या फिर कई और ऐसे आरोपी हैं, उनकी तरफ से तो कहा गया कि भाई 3 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 1 साल हो गया, बच्चे का अता पता नहीं है। ऐसी भी बड़ी बातें जो इस दौरान जरूर देखी जाती है। सर देखिए पूजा जी आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये देखिए नैना है बाय द वे जी, सॉरी नैना, सॉरी करेक्शन, माय अपॉलॉजीज। नैना देखिए ऐसा है कि ये जो जैसे इनका गांव है में घर है, अगर आप इनका जब से वो उस काडर में इंडक्ट हुआ है उससे पहले इनकी माली हालत देखी जाए या इनका जो मेयार जिंदगी देखा जाए और उसके बाद जिस तरह से इनके घरों में डेवलपमेंट होता है, वहाँ एकदम 5 स्टार फैसिलिटीज आती हैं या उनका मेयार जिंदगी एकदम उसमें इजाफा होता है, तो ये बताता है कि डायरेक्टली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो पैसा उनके पास आ रहा है। और देखिए कोई भी अगर परिवार इसमें लिप्त होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 5 या 10% परिवार ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने बच्चों से बिल्कुल नाता तोड़ दिया है, लेकिन हाँ जो अथॉरिटीज हैं उनको पूरी तहकीकात करके
अगर वहां वो इस चीज में लिप्त पाए गए हैं तो यकीनन उनको यही अंजाम देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब तक आप कोई फास्ट ट्रैक डिसीजन नहीं लेंगे, फास्ट ट्रैक जजमेंट नहीं लेंगे, पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये है कि जब तक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं होंगे तब तक इसका आप देखिए, इजराइल का देखिए आप, जहां इस तरह की कोई वारदात होती है वो न किसी से पूछते न कुछ करते, वो थोड़े दिनों बाद आप देखिए किस तरह से स्ट्राइक करते हैं, किस तरह से उन्होंने हमास को खत्म कर दिया, किस तरह से हिजबुल्लाह के जो लीडर का था उसको खत्म कर दिया। एंटेबी में ऑपरेशन किया था, आप बताइए 2000 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने किस तरह से अपने जो बंधक थे उनको छुड़ाया था। तो हमें चाहिए कि हमें भी इस तरह की अब जो कहते हैं ना कि मस्कुलर नेशनलिज्म का हमको इजहार करना पड़ेगा, और तभी कहते हैं ना फौज में कहते हैं कोई शक स्टेटमेंट। नहीं है सर, क्योंकि अब तो सबसे ज्यादा सेल्फ एनालिसिस का भी टाइम है कि आखिर किस रूप में आतंकी इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं और एक बड़ा सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं, मैं शुभदा जी का रुख करूं, लेकिन जल्दी से अपने दर्शकों को एक और बात बताऊं। देखिए डॉक्टर शाहीन, अब हालांकि आईएमए की तरफ से इन सभी डॉक्टर्स का ये कहा जाए कि जो पूरी रजिस्ट्रेशन था वो रद्द किया जा चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि डॉक्टर के नाम पर एक बड़ा धब्बा एक तरह से इन लोगों की तरफ से लगा दिया गया। डॉक्टर शाहीन जो आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा रही, वो बड़ी शातिर दिमाग की रही। अब जांच में ये पता चला कि उसने कहीं पर भी अपना स्थायी पते की जानकारी नहीं दी, यानी कि और इतना ही नहीं बल्कि जो नंबर यूज किया जा रहा था कॉन्टैक्ट के लिए वो भी एक मस्जिद के नाम का नंबर रजिस्टर्ड था। जो एड्रेस दिया गया वो एक मस्जिद का था। जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी निकली तो उसमें उस मस्जिद की भूमिका भी अब बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है। और एक और बड़ी बात सामने आई कि सिर्फ और सिर्फ शाहीन नहीं बल्कि शाहीन ने अपने भाई परवेज को भी आतंक के रास्ते पर लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उसे भी अपने साथ तुर्की लेकर गई। लेकिन शुभदा, बार बार इस पूरे मामले में तुर्की, बांग्लादेश, नेपाल का नाम आना, हालांकि ये कहा जाए कि उस रूट के माध्यम से सीधे सीधे यहाँ पर ये पूरा बारूद जो है वो पहुंचा, अमोनियम नाइट्रेट लेकर पहुंचे, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये अमोनियम नाइट्रेट भेजा किसके माध्यम से गया, वो ऐसा कौन सा एक कहा जाए कि एक सबसे रूट था, वो स्थल कौन सा था, वो रूट व्यक्ति कौन सा था, वो रूट आखिर संस्थान कौन सा था। अब उस तक भी पहुंचने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी हमारी एजेंसीज को। देखिए नैना जी, जहाँ तक बात रही कि मदरसे को क्यों चूज किया जाता है, तो जैसे 1979 में जब ईरान में भी रेवोल्यूशन हुआ था, तो जो वीडियो कैसेट्स या ऑडियो कैसेट्स जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होते थे अयतुल्ला खोमेनी के या उनके जो प्रीचेस थे, वो मदरसे में ज्यादा पढ़ते थे क्योंकि वहां पे स्क्रूटनी नहीं होती है, वो रिलीजियस बैकग्राउंड के कारण। दूसरा चीज जो है, डॉक्टर शाहीना शाहिद को भी हम समझने की कोशिश करें। शाहीना का नाम जो पर्शियन में उसका मतलब होता है बाज, और शाहिद का नाम मतलब होता है अरबिक में जो विटनेस करे, ऑब्जर्वर हो। ये जो है लखनऊ में पैदा हुई, बाज जैसी शातिर बुद्धि शातिर निगाह। लेकिन हाँ, एक चीज देखिए, बेनिफिट ऑफ डाउट का क्या बात है, ये लखनऊ में पैदा हुई, 10th और 12th में टॉपर थी। इनका यूपीपीएससी में सिलेक्शन होता है जिसमें सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इनके फादर जो शाहिद अंसारी हैं वो रिटायर्ड स्टेट हेल्थ ऑफिशियल्स हैं। 2006 में इन्होंने कानपुर में ज्वाइन किया असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह से फार्माकोलॉजी में, और 2013 में ये गायब हो गई। अब एक चीज जो होती है वो ये है कि इनके जो पहले हस्बैंड थे जफर सईद, जो महाराष्ट्र से शायद आई के सर्जन या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, उनके साथ इनका डिवोर्स हो जाता है। उसके बाद ये रेक्लूज हो जाती हैं और किसी को यूनिवर्सिटी में पता नहीं चलता है कि कहाँ चली गई। 2021 में फिर इनको ऑफिशियली टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब एक मल्टी स्टेट लेवल टेरर मॉड्यूल बनता है। इनका रिलेशनशिप होता है डॉक्टर मुजम्मिल से जो पुलवामा से हैं, और 2019 आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद इनकी भेंट होती है ऑनलाइन एक्टिविटीज के थ्रू सादिया अजहर से, जो मसूद अजहर की बहन है। उनके हस्बैंड यूसुफ अजहर मारे जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर में। बहावलपुर में भी जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उसके ऊपर भी अटैक होता है। दूसरी बहन है मसूद अजहर की, समैरा अजहर, उनसे भी ये कांटेक्ट में आती हैं। और तीसरी है अफीरा फारूक। अफीरा फारूक जो है उमर फारूक जो पुलवामा में सुसाइड बॉम्बर थे उनकी वाइफ हैं। अब ये जो जमात मोमिनात का जो पूरा मॉड्यूल है जो इन्होंने कैंपेन शुरू किया, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन हमदर्द, जिसमें ये विमेन को इंडोक्ट्रिनेट करेंगे। इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम है शोबाए दावत, जो बहावलपुर,
कोटली, मुजफ्फराबाद, कराची से वल्नरेबल विमेन जो विडोज हैं उनको रिक्रूट करेगा। अब जहां तक बात रही कि इन्होंने 30 से 40 लाख रुपए 2-2.5 साल के अंदर इकट्ठा किए, इनकी गाड़ियों में भी एमिनिशंस, मैगजीन्स और ये लाइव राउंड्स मिले हैं। इनके काफी सारे विमेन ट्रेनिंग सेंटर्स और क्लासरूम्स भी ये लेती थी। 2023 में इन्होंने एक पेपर भी लिखा था मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस के लिए, जो था मेंटल हेल्थ चैलेंजेस इन दी यूथ ऑफ कश्मीर। जी जी और जी। ये मेडिकल कैंप्स में भी यूपी में मैटरनल हेल्थ पे काम भी करती थी। लेकिन अब मुद्दा मैं एक बात जरूर यहाँ पे शुभदा जी आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। खासतौर से अक्सर हमने देखा है कि इसी तरह का एक पूरा एक सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। जैसे ही डॉक्टर उमर के बारे में जानकारी आई थी, डॉक्टर उमर ने भी जब ये बड़ा धमाका किया, मैं एक एक करके सभी से जल्दी से अब हम बात कर लेते हैं क्योंकि एक एक करके मैंने सबसे रिएक्शन लिया। मैं ये सवाल बंसल जी आपसे करना चाह रही हूँ, आखिर जब डॉक्टर उमर की जानकारी मिली थी, पता चला कि डॉक्टर उमर ने जो सुनहरी मस्जिद है उसमें जाकर वो कुछ देर रुका, एक किसी मस्जिद में कुछ देर के लिए रुका, तो अपने आप में ये भी बड़ी बात हो जाती है कि कैसे कभी अब मदरसा हुआ, कभी मस्जिद हुआ, उसको बार बार कैसे ये लोग अपने लिए एक बड़ा सा प्रोटेक्शन का एक शेड बनाकर इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्शन का जो शेड बना करके, अगर आप उमर की बात करें तो जब वो वहां से गाड़ी निकले, I-20 लेकर निकला, तो उसने बड़े शातिर तरीके से पहले तो उसका पोल्यूशन चेक कराया कि कोई पकड़ ना ले, और वो इस तरह से वहां पर आकर 3 घंटे जो कहते हैं वो गाड़ी से निकला नहीं, वहीं पर रहा। जो मस्जिद वगैरह में जो गया होगा तो वो मुझे लगता है कि वो एक अपने रिलीजियस रिचुअल के लिए गया होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल जो है जिसका जो मजहब होता है तो उसमें अपना ध्यान रखता है। तो इस तरह से क्या हुआ। यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, जो आपने या जो कहा ये कहा कि भी जो रिश्तेदार हैं, जो उनके कनेक्शन है, जिसके भी जिनके ये बच्चे या इन्वॉल्व हैं, तो उनकी क्या गलती है। उनकी बहुत बड़ी गलती ये है, देखिए कभी किसी का कोई आदमी हो, बच्चा हो, वो गायब हो जाता है, 2-4 दिन नहीं आता, तो वो पुलिस में रिपोर्ट करता है और उसको ढूंढवाने की कोशिश की जाती है। तो अगर इन्हें पता नहीं रहता तो ऐसी रिपोर्ट क्यों नहीं करते, या जो इनके मन में अगर कोई देश नेशनलिस्ट भावनाएं हैं तो उनको जो है अगर उनकी एक्टिविटी पर पता चलता है और इन्हें पता भी चलता है कोई सही रास्ते पर नहीं आता, तो उसको इन्फॉर्म किया जाए। तो दे आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल कि भाई हाँ, इस तरह से अगर इनकी बातों को समझाने से कोई नहीं आता, तो जो भी जितने परिवार हैं और जितने क्लोज हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। जो जितने भी इस तरह के जो जिहादी मानसिकता, जो टेररिस्ट हैं या टेररिज्म है, उनका बहुत जरूरी है। अभी जो ये शाहीन है, इसके फादर कहते हैं, तो इनके हस्बैंड से जरूर जो है खत्म हो गया होगा, जो डाइवोर्स हो गया, हाँ, लेकिन डिवोर्स हो पेरेंट्स गया। के साथ में रहता है। तो पेरेंट के साथ में रहता तो उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि भाई वो उसके बारे में पूछताछ करते या कुछ पता करके। अच्छा, अगर जो अपना बच्चा होता है या कोई भी और रिश्तेदार होता है, उसका पता नहीं चलता वो किस तरह की एक्टिविटी में है। तो बिल्कुल। जितने भी लोग क्लोज हैं, इनके ऊपर में कोई इनको इस तरह का जो माफी या वो नहीं होना चाहिए एक्सक्यूज कि भाई हाँ इनकी क्या गलती है। उनकी सबसे भारी गलती है, हाँ। और इस प्रकार से उनके ऊपर सबसे सख्त कानून होने चाहिए। और और उनको अभी ये बहुत अच्छा हो रहा है, जो डेमोलिश किया जा रहा है, उनको पता चल रहा है कि इसका क्या नतीजा होता है। तो सब इस बात को ध्यान में रखेंगे, जब तक कोई एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं मिलेगा हाँ। तो इस तरह की एक्टिविटी होती रहेंगी। तो ये बहुत जरूरी है। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन एक और सबसे खास बात हो जाती है तिवारी जी, अगर मैं डॉक्टर शाहीन की बात करूं तो जब उनके हस्बैंड से बात पता चलती है तो वो कहते हैं कि बड़े खुले विचारों वाली डॉक्टर शाहीना शाहिद की एक तरह से भूमिका नजर आती थी। उसे बुर्का पहनना पसंद नहीं था, वो भारत के बाहर अमेरिका या ब्रिटेन में रहना चाहती थी, वो हमेशा कभी किसी बंधनों में नहीं रहना चाहती थी, वो आजाद परिंदे की तरह अपने आप को मानती थी, आसमान छूना चाहती थी। सर, इतने खुले विचार वाले लोगों को रेडिकलाइजेशन के लिए मोल्ड करना, मतलब मुझे लगता है कि कई बार ये भी अपने आप में सबसे बड़ा ट्रिक होता होगा। सर, अपना ऑडियो प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। उनकी एक मानसिकता, उनको जरूर पता होगा कि इस मानसिकता क्या है। ये मानसिकता ओवरनाइट नहीं बदलती। उसको पता होगा कि इस रास्ते में जाने वाली है, इसीलिए उन्होंने उसे अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन कहना नहीं चाहती क्योंकि उस सही टाइम पर उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। मैं बंसल साहब की बात आगे करना चाहूंगा कि इन लोगों की भाषा, एक ही भाषा समझ में आती है जो अब जम्मू एंड कश्मीर ने शुरू कर दिया है।
एक मैसेज देना अत्यंत आवश्यक है। अब परिवार को तो पता है कि उसका बेटा क्या कर रहा है, और उसने रिपोर्ट नहीं किया तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की एक्टिविटीज के लिए। तो ये जो मैसेज शुरू हो जाएगा, ये मैसेज सब परिवारों के लिए होगा कि हमने बड़ी मुश्किल से घर बनाया है, हमारा बेटा कुछ बदमाशी करेगा तो हमारा घर टूटेगा। इसलिए ये थोड़े बहुत कमजोर होने शुरू होंगे, इसलिए स्ट्राइक करना बहुत आवश्यक है। योगी ने जो अपना रास्ता सही अपनाया था यूपी में, इससे डर पैदा हो गया। यहाँ डर पैदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन आतंकवादियों को बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि उनको पता क्या, उनके सपोर्ट में बड़े बड़े महंगे वकील खड़े हो जाते हैं, पैसा पता नहीं कहां से आता है। उन वकीलों को हमें बायकॉट करना चाहिए। बड़े बड़े जजेज हैं जो शाम को ही अपना चैम्बर खोल देते हैं इनको बेल दिलाने के लिए। ये हमें तो इस सब के ऊपर क्लैम करना पड़ेगा, सब पे शक की भावना डालनी पड़ेगी, सबके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाके ये लोग कंट्रोल हो पाएंगे। इस तरह की एक्टिविटी से भारत बच पाएगा। शाहीन जैसी मैडम से बहुत जैसे लोग होंगे, बहुत लड़कियां भी होंगी, कितने भी खुले विचार की हो, इनका हस्बैंड को बिल्कुल पता होगा, क्योंकि किसी को भी इस नहीं, लेकिन सर किसी की मानसिकता खुले विचारों वाली या फिर विद्रोही तरह की अगर मानसिकता है तो वो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हो जाए, ये जरूरी थोड़ी है। मैडम वो गलत बता रहे हैं। मैं तो उनके हस्बैंड की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अच्छा। वो कहना चाहते हैं कि अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि हमें कोई क्वेश्चन न कर सके। उनके इसके ऊपर शक अवश्य रहा होगा। अच्छा। अब इस शक से कैसे दूर हो, इस तरीके से निकल गए। अब तो स्टेटमेंट उनको वही देना है कि खुले विचार की थी, वो था, और कहते कि मुझे पहले से शक था तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया। तो इनके हस्बैंड ने अपना स्मार्ट मूव किया और बच गए हैं इसी तरीके से। लेकिन मुझे लगता है सर जैसी जांच हो रही है उसकी जद में तो सब आएंगे, हर पहलू पर जांच हो रही है। ना देखिए कितने लोग आते हैं, खाली कश्मीर के नहीं, बाकी सब लोग हैं। ये हमें तो पाकिस्तान तो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग जो है अपने हिंदुस्तान में है, जो खाते इंडिया का है और कुछ और करना चाहते हैं। किस लिए करना चाहते हैं उनकी मकसद नहीं पता, बिकॉज उनको डर नहीं है, बिकॉज उनके सपोर्ट में कई % लोग दिल्ली के खड़े हो जाते हैं। यस, ये सबसे बड़ी बात है। और सर एक और, क्योंकि जब से यूपी मॉड्यूल का पता चला, फरीदाबाद हालांकि कनेक्शन तो ऐसी रूप में है, बार बार हम जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स या फिर वहां से आए स्टूडेंट्स की बात करते हैं, लेकिन एक जो तरीका है वो कितना शातिर है। इस पूरे गेटवे या फिर जांच से बचने के लिए शक के घेरे में आए बिना कैसे इतने लंबे वक्त से लगातार कम्युनिकेशन हो रहा था, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। बड़ी बात कैसे, दरअसल बताया जाता है कि ये सभी जितने भी आरोपी हैं वो एक दूसरे से कनेक्शन के लिए कोई मेल, कोई कॉल, किसी तरह का कोई अलग ये कहा जाए जरिए का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि ईमेल के माध्यम से करते थे। ये भी बड़ा दिलचस्प है। बताया ये गया रिपोर्ट्स में कि ये जितने आरोपी हैं ये एक ही ईमेल आईडी को एक तरह से फॉलो करते थे। अपना जो मैसेज होता था उसे ड्राफ्ट में वो सेव करते और उसके बाद उसको क्लोज कर देते थे। फिर वो जो दूसरा व्यक्ति उसी ईमेल एड्रेस को ओपन करता था, ड्राफ्ट को ओपन करता था, डिलीट कर देता था। यानी कि कितनी शातिर तरीके से पूरे कनेक्शन का इन्होंने एक पूरा जाल बिछाया। लेकिन मुझे जरा बताइए दत्ता सर, ये कनेक्शन का जाल, क्योंकि खासतौर से ट्रांसमिशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया हो जाता है, सेफ ट्रांसमिशन चैनल्स कौन कौन से होते हैं और कैसे अब बाकी आकाओं तक पहुंचेगी अगर इस तरह से ये कहा जाए सेफ ट्रांसमिशन, या फिर अगर ये सारे चैनल्स को ब्लॉक करने की कोशिश है इनकी, तो फिर किस रूप में, क्या ये चैलेंजिंग होगा कनेक्ट कर पाना? देखिए चैलेंजिंग तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उनमें कोई तालमेल नहीं है, वो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और उनमें सबसे बड़ी चीज जो है वो दो चीजों से बड़ी प्रभावित है, अहम और वहम। क्योंकि इंटेलिजेंस गैदरिंग में अगर किसी और एजेंसी से, एक तो लेटरल कम्युनिकेशन बहुत खराब है, या किसी से कोई इंफॉर्मेशन शेयर भी की जाए तो पहले तो वो पूछता है कि साहब पूछा क्यों जा रहा है, अगर बता भी दिया जाए तो वो कहते हैं साहब हमसे क्यों पूछा जा रहा है, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू सो एंड सो मिनिस्ट्री, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू सो एंड सो मिनिस्ट्री। तो जब तक ये सिनर्जी इसमें नहीं होगी, अब जैसे डिफेंस में इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए कारगिल वॉर के बाद एक DIA का गठन किया गया था, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। तो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आर्मी की उनके नीचे या जो सर्विसेज की है, मतलब एयरफोर्स और नेवी भी उसमें शामिल है, उन सबको एक ही ऑफिसर उनको कंट्रोल करता है और जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट और कोलेट करता है। रही बात इनके कम्युनिकेशन की, क्योंकि ये बड़ा सिक्योर और सेफ कम्युनिकेशन लेके चलते हैं। आप देखिए इस केस में भी इनका जो हैंडलर था वो तुर्की में था, या ये कोई जो फॉरेन कंट्रीज के सिम है उनका वो करते हैं, या बिल्कुल ऐसे कम्युनिकेशन करेंगे जैसे आपने अभी बताया कि साहब ईमेल खोला उसके बाद उसको डिलीट कर दिया, फिर वही दोबारा रिक्रिएट किया गया। तो इस तरह से, या कोई इस तरह के सिम ले लेते हैं जो बिल्कुल किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है,
और उसके बाद वो सिम कम्युनिकेट करके उसको बिल्कुल तोड़ दिया जाता है। तो ये नहीं चाहते कि कोई भी इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट वो छोड़े। लेकिन हमारी जो एजेंसीज हैं उनको इस तरह का अगर कोई सबूत मिलता है तो अब देखिए आज ये चर्चा चल रही है, 3 या 4 दिन बाद इसका जिक्र और फिक्र ही होगा, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा क्योंकि हम इसको आगे नहीं करते। आप देखिए इतनी मस्जिदें अभी मतलब एग्जिस्टेंस में आई हैं, इतना जी पैसा सर। आ रहा है, तो उस पैसे को हमें एक तो मॉनिटर करना चाहिए कि साहब ये कहाँ से आ रहा है। देखिए इस्लाम बड़ा मुकद्दस और बहुत ही मतलब अच्छा रिलीजन है, मैं उसका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन कोई मतलब रिलीजन ये नहीं सिखाता कि साहब आप नरसंहार करें, आप लोगों को दहशतगर्दी का शिकार बनाएं या लोगों को जबरन अपने धर्म में धर्मांतरण करने की कोशिश करें। तो जब तक हमारी एजेंसीज प्रोएक्टिव नहीं होंगी, केवल ये नहीं है कि साहब आज ये इंसिडेंट हो गया, अभी आप देखिए सारी चीजें इनको पता लग गई कि साहब उसने वहां से खरीदा, नू से उसने ये फर्टिलाइजर खरीदा, लेकिन यही चीज उसे पहले पता करनी चाहिए एजेंसीज को कि साहब इस तरह की कोई एक्टिविटी होने वाली है बिल्कुल या इस तरह। प्रोएक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सर। जी आपको ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में प्रोएक्टिव जो होना था उसमें एक स्टेप थोड़ा सा स्लो हो गए? हाँ बिल्कुल, देखिए जब तक आप किसी चीज को, देखिए आर्मी एक बहुत ही वेल ऑयल्ड अप और बड़ा एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, इदारा है, वो इसलिए है क्योंकि वहां हर आदमी की एक अकाउंटेबिलिटी है, चाहे वो संतरी हो या वो बिल्कुल जनरल हो। और जब भी कोई इस तरह का फेलियर होता है और लैप्स होते हैं तो जो कमांडर इन्वॉल्व होता है ही इज हिज जॉब और ही इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। लेकिन यहाँ तो वो वाली बात है कि साहब जुल्म करता है जमाना और हम शर्माए जाते हैं। तो मतलब जब तक आप उनको अकाउंटेबल होल्ड नहीं करेंगे, अगर आप देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो उसका केवल काम ये नहीं है कि साहब मैं तो बस एक सीनियर ब्यूरोक्रेट सर, और हूँ। खासतौर से क्योंकि इंटेलिजेंस को लगातार इस तरह के इंटेल्स मिलते भी रहे थे जिस पर लगातार सुरक्षा बल काम भी कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर शुभदा एक बहुत दिलचस्प अच्छा तिवारी जी कुछ बात कह रहे हैं क्या सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं ब्रिगेडियर दत्ता की बात आगे बढ़ाना चाहूंगा जी, कि जी। हमारी इंटेलिजेंस ने इस बार काम तो अच्छा किया, लेकिन पूरा ये नहीं है। हमें इस आतंकवादियों से 3-4 स्टेप आगे रहना चलना पड़ेगा। होगा। हम कैपेबल अवश्य हैं, लेकिन उनका कैडर, हमारे इंटेलिजेंस का कैडर, उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार, पहली बार नहीं कई बार, देखिए आतंकवाद टेररिस्ट फंडिंग जो होती है, इतना सब टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद से हम उसको क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? हमारा ध्यान वहां क्यों नहीं जा रहा है? जहां पर भी जिसकी कभी किसी अकाउंट में या बैंक सहयोग नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है कि पैसे नहीं आ रहे, किसी अकाउंट में सडनली 20 लाख आ गए, 30 लाख आ गए, उन लोगों के लिए 20 लाख 30 लाख बहुत होगा। हमें कोई करोड़ों की चिंता नहीं करनी है कि और टेररिस्ट सर में कोई ये मिलियन तो नहीं तब ही आएंगे। मान के चलिए, तो तब खुलासा हो गया जब जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के पक्ष में और सरकार ये कहा जाए कि सेना के खिलाफ जो पोस्टर्स लगाए गए तब वो कैप्चर हो गया, तब वो डॉक्टर की पहचान हो गई, तब उसकी पूरी पहचान हुई। अगर वो हो सकता है वो उसके भी साथ ही यही कह रहे होंगे कि भाई तू क्यों चला गया था पोस्टर लगाने। हाँ, एक छोटी मोटी गलती कर गया, नहीं तो कुछ नहीं बचा, पकड़ नहीं पाते हम किसी को। थैंक को अपना जो पुलिस के एसपी आईपीएस साहब थे, क्या बढ़िया, क्या उन्हें फोटो देख के सडनली स्टार्टेड ऑफ। इस तरीके से हमें सबको जग कर आना पड़ेगा हर स्टेप पर। हमें तो मतलब कि हमें हमारी हालत भी इजराइल जैसी हो गई है। हमारे पास चारों तरफ घिरे नहीं, हम अंदर से घिरे हुए हैं। किसी को जो मिलियनर है ये इस्लामिस्ट है, लेकिन हमारे साथ टेररिस्ट एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होगा, इसकी तो कोई संभावना नहीं है। और सर चूंकि आपने इजराइल का जिक्र किया कि इजराइल जैसी कंडीशन होगी, और इसी बात को लेकर इसी एंगल से मैं शुभदा जी का रुख करना चाह रही थी। शुभदा जी, हमने कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे खासतौर से तुर्की कनेक्शन की, क्योंकि कहा जा रहा था कि इनके जो हैंडलर्स हैं वो तुर्की में बैठे हुए हैं। तुर्की की खासतौर से भारत के खिलाफ पिछले कुछ वक्त से भूमिका, बयानबाजी, उससे बहुत सा उसका रुख स्पष्ट हो जाता है। लेकिन एक और बड़ा दिलचस्प एंगल इस दौरान ये सामने आया। कहा जाता है कि डॉक्टर शाहिना शाहिद जो है 2016 से 18 के बीच में यूएई में कई बार इस बीच दौरा हुआ, और बहुत स्ट्रांगली ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी बीच जैश ए मोहम्मद के आतंकियों से उनकी मुलाकात हुई हो। एक तो अब ये बात जरा समझने की कोशिश मुझे मतलब जरा बताइए कि यूएई अपने आप को हमेशा से बहुत क्लीन रखने की कोशिश करता है। मुझे याद आता है वो वाला वाकया भी जब मोसाद और हमास के बीच का एक बड़ा ऑपरेशन था। मोसाद ने सीक्रेट वे में हमास के एक सीनियर नेता को ये कहा जाए कि वहां पर जाकर असैसिनेशन हुआ था, तो दुबई यूएई की तरफ से इस पर बहुत स्ट्रांगली नाराजगी जाहिर की गई थी। तो क्या ट्रांजिट बेस यूएई या फिर अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की परमिशन देता है क्या जैश जैसे आतंकियों को?
देखिए, यूएई, टर्की और इसराइल तीनों के मुद्दे के ऊपर मैं बात करूंगी। यूएई जो है, और खासकर यूएई, सऊदी अरेबिया, ये लोग इन्वॉल्व है अपने 2030 2035 विजन पे ज्यादा। ये पोस्ट ऑयल इकोनॉमी पे ज्यादा इन्वॉल्व हैं, ये रियल स्टेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज्यादा इन्वॉल्व हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं। जहां तक बात रही कि खुद जो है क्या ये अपनी जमीन को अलाउ करते हैं फॉर एनी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, रेडिकलाइजेशन, तो यस। इसका जो नैरेटिव है कि गल्फ कंट्रीज ने एक स्टेप बैक लिया है, क्योंकि वो खुद हमास, हिजबुल्ला और बाकी के ऑर्गेनाइजेशन से वो खुद, क्योंकि अरब अपराइजिंग जब 2010-11 में होता है तो किसी भी तरीके की जो एक्सट्रीम वारदात है उससे ये हट के रहना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि धर्म का उस तरीके से इस्तेमाल हो। तो ये जो गल्फ मोनार्कीज हैं ये एक्सट्रीमिज्म को अपने खिलाफ यूज करने देती नहीं है। जो डायस्पोरा है वो जाए। ये टर्की से अलग केस क्यों है? क्योंकि टर्की में जो एकेपी पार्टी है, अर्दोगान है, जो उनका जो खुद का जो पॉलिसी है, न्यू जो ऑटोमन एम्पायर का एक उनका नॉस्टैल्जिया है, जिसमें आप देखिए रशिया यूक्रेन की अगर बातचीत होती है तो मीडिएशन टर्की में होता है, अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात हो रही है तो मीडिएशन टर्की में होता है। तो वो एक तरीके से अपने आप को एक इरिप्लेसेबल पार्ट की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। उनके पास पाकिस्तानी डायस्पोरा है 13,000, हिंदुस्तानी कम से कम 3-4 हजार डायस्पोरा है। उसको वहां पे रेडिकलाइजेशन होता है। और जहां तक बात रही कि एक तरीके से वो ब्रिक्स का भी मेंबर बनना चाहते हैं, एक तरीके से वो अपने आप को यूरोप का भी मेंबर मानते हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक स्किज़ोफ्रेनिया या फिर कॉग्निटिव लेकिन डिसोनेंस है अगर मैं टर्की के आतंकी अंदर। गतिविधियों की बात करूं तो यूएई की भूमिका किस रूप में आपको यहाँ पर नजर आती है? देखिए, यूएई में अगर पाकिस्तानी और इंडियन डायस्पोरा काफी ज्यादा है, और आज से नहीं, बहुत सारे डेकेड से बहुत ज्यादा है। और जहाँ पे वहां पे मिलना, वहां से ऑपरेट करना, वहां से किसी भी तरीके का व्हाट्सएप वहां काम नहीं करता, वहां के अलग चैनल्स होते हैं, तो वहां से गतिविधि करना कंपैरेटिवली आसान है। लेकिन किस लेवल पे यूएई जो है शिद्दत दे रहा है ये हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमारा यूएई या गल्फ कंट्रीज के साथ जो इंडिया का रिलेशन है विदाउट एनी कैटलिस्ट या विदाउट एनी एविडेंस खराब होने के चांसेस हैं। और मोदी सरकार ने यूएई के साथ पिछले 5 सालों में काफी ज्यादा अग्रीमेंट, सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इकोनॉमिक्स की कोशिश की है। इसको बनाने में बहुत मुश्किल से बनी है ये। यूएई सबसे बड़ा हमारा गल्फ पार्टनर है, तो थोड़ा सा हमें एक स्टेप बैक लेके इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तीसरा बात है इजराइल। ये जो कॉलोनियल इन्फैचुएशन है कि हम इजराइल का मॉड्यूल कॉपी करें, तो हमें जेनोसाइड नहीं करना है। बात तो ये है, जो रिलेटिव्स है, फैमिलीज है, उनके घर को डिमोलिश करके फियर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फियर का रिएक्शन भी होगा। पहली बात तो ये। दूसरी ये है कि इजराइल जो है 89 बिलियन यूएस डॉलर्स के डेप्थ में है। इजराइल जो है 7 फ्रंट वॉर में है। इजराइल जो है उसके हॉस्टेजेस वापस नहीं आए 2.5 साल के बाद। हमें क्या ये सारी चीजें अपने देश में लागू करनी है? जब मोसाद ने खुद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को मना कर दिया कि कतर पे अटैक नहीं करेंगे, तो जहां तक बात रही, हमें किसी दूसरे कंट्री का कॉलोनियल इम्पोजिशन का मॉड्यूल नहीं बनाना है, क्योंकि इससे रिएक्शनरी रेडिकलाइजेशन और बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। जहां तक बात रही कि क्या परिवार का इसमें रोल होता है, क्या हस्बैंड को पता है, क्या है, ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा ना, ये मीडिया ट्रायल नहीं करना हमें। बात यहाँ पे है कि क्या हम घिरे हुए हैं? तो हाँ, ढाका मेडिकल कॉलेज कहना चाह रहे हैं। जी विनोद। ढाका मेडिकल कॉलेज में रिक्रूटमेंट हो रहा है, वो हो रहा है। बाकी के जगह पे रिक्रूटमेंट नेपाल से स्मगलिंग हो रही है, पंजाब से स्मगलिंग हो रही है। लेकिन हमें जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस दूसरे देश के समझने हैं। इजराइल दिल्ली एनसीआर से बड़ा नहीं है, इंडिया उससे पता नहीं कितने साल बड़ा है, तो वो ज्योग्राफी को आप नहीं मान सकते। और ये सारी कंट्रीज में गई हुई हूँ, यहाँ पे जो विचारधारा है, यहाँ पे जो कॉलोनियल इम्पोजिशन है, यहाँ पे जो जिस तरीके का टेररिज्म होता है वो बहुत डिफरेंट है। ये बहुत ही सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। आप इंडिया को से उस तरीके की बात हो रही थी, बात हो रही थी। ऑफ कोर्स उसे हमें कॉपी नहीं करना, हम जेनोसाइड नहीं कर रहे। तो भारत की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत है, यहाँ की लाइफस्टाइल भी बहुत अलग है। मैं चाहूंगी प्लीज सभी गेस्ट को ऑडियो अब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे ओपी तिवारी जी भी और विनोद दत्ता जी भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। जी दत्ता जी। देखिए मैडम ने गलत समझ लिया, हम जेनोसाइड की बात ही नहीं कर रहे हैं। इजराइल की तरह मतलब हमें आंखें खोली रखनी पड़ेगी, आपको भी अपनी आंखें खोली रखनी पड़ेगी। यूएई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, बट यूएई से उनको वहां जाना आसान हो गया है। मैडम समझिए, आप आज कम ही जा चुके हैं, लेकिन ये नहीं कहा गया कि जेनोसाइड करिए आप, लेकिन एक फियर, सेंस ऑफ फियर पैदा करना अत्यंत आवश्यक है।
उस तरह से हमें आंखें खुली रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। शक जो भी जाके अगर यूक्रेन तुर्की के प्राइम मिनिस्टर से या किंग से मिलता है, उसके बाद ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्यों करते हैं, अगर आपको सुरक्षित करना मुझे लग चाहते रहा है हैं। कि सर नहीं, otherwise अटैक इस से तरीके बेटर होती डिफेंस रहती और है। जागरूक रहने की शायद आप बात कह रहे हैं। आप जागरूक रहने की बात हो रही है, जागरूक that is- रहने की बात हाँ, है। हाँ हाँ, प्रोएक्टिव रहने की बात है। जी विनोद दत्ता जी। देखिए, मैं शुभदा जी से, उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, बट somehow आई डोंट एग्री विद हर, बिकॉज देखिए, हमने भी जैसे तिवारी साहब ने कहा कि हम जेनोसाइड की बात नहीं कर रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज दैट मैंने कश्मीर में 3 मतलब टेन्योर्स किए अपनी लाइफ में, पढ़ा, मेरी बुनियादी तालीम वहीं हुई है। आप ये देखिए कि एवरी थर्ड डे वी आर लूजिंग ए सोल्जर। हमारे कम से कम 30-35 लाख लोग मतलब अपनी जान धो बैठे हैं। तो हम किस उसकी बात कर रहे हैं? कब तक हम अपना मतलब दूसरा गाल इन लोगों की तरफ करते रहेंगे? बढ़ा देंगे, और बिल्कुल जब सही। तक आप देखिए, वो कहते हैं ना, भय बिन प्रीत न होए गोपाला, जब तक आप लोगों में ये डर नहीं पैदा करेंगे कि आप अगर गलत काम करेंगे, आप देखिए क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब या होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि साहब वो उनकी कई पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। तो जब तक आप प्यूनिटिव स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, इफ यू डोंट स्ट्राइक हार्ड, इट इज नॉट, देखिए, हम कौन से 7 फ्रंट वॉर से कम में लड़ रहे हैं? आप देखिए, नेपाल आपके साथ नहीं है, बांग्लादेश आपसे हुंकार भर रहा है, इधर श्रीलंका आपके साथ नहीं है, जी, पाकिस्तान का तो खैर जिक्र ही करना बेकार है, चीन आपके सामने खड़ा हुआ है। तो जिस तरह का मतलब हम घिरे हुए हैं चारों तरफ से, और अगर हम यही वेट करते रहें कि साहब समडे द फीनिक्स विल राइज, तो मुझे नहीं लगता कि भारत के लिए एक कोई मुफीद यस, सिचुएशन क्योंकि है। अब तो मुझे लग रहा है वही आप भी वही बात कर रहे हैं कि अभी जो हालात है उसमें प्रोएक्टिव रहना और आपको और अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। मैं लास्ट रिएक्शन जल्दी से जेके बंसल जी का लेना चाह रही हूँ। बंसल जी। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपने कंट्री के अंदर में जो ये पैदा हो रहे हैं टेररिस्ट या उनको रेडिकलाइज करना, उसके ऊपर ध्यान रखने वाली बहुत जरूरी बात है। और जहां तक इस चीज का सवाल है कि भाई किसी को हम या उनके परिवार को क्यों इसमें इन्वॉल्व किया जाए, तो परिवार का मैंने यही कहा कि परिवार को पता होता है इसका कि कोई जो है किस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है, और उनको ये बताना बहुत जरूरी है। अगर जो उनका कोई जो उनको लगता है कि कोई इस तरह की देश की अगेंस्ट में गतिविधियों में एक्टिव है, जैसे कि ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े जाते हैं कई बार कश्मीर के अंदर में, तो इस प्रकार से जब तक उनके ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाएगा तब तक ये नहीं होगा। और रही इस बात की, देखिए, लड़ाई या किसी नेशनल या कोई आप जो किसी नेशन के साथ लड़ रहे हो, बात दूसरी है, टेररिज्म के साथ लड़ना बहुत मुश्किल इसलिए होता है कि उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, और जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करते, और कई बार ये भी हो जाता है कि किसी कंट्री के अंदर में ऐसी मानसिकता होती है, हो सकता है जो वहाँ का स्टेट है उनको पता ना हो। अभी जैसे अफगानिस्तान या तालिबान ने कहा है कि हम अपनी धरती को जो है भारत के अगेंस्ट में यूज नहीं करने देंगे, लेकिन जो अभी रिपोर्ट आ रही है तो जो कोई हैंडलर थे वो अफगानिस्तान के अंदर में भी थे। हो सकता है तालिबान को इस बात का पता ना हो या गवर्नमेंट को पता ना हो, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तालिबान भारत के साथ में या उनसे अपना सहयोग चाहता है, तो वो इस तरह के उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट ये कह दिया है। और उन्होंने जो है जो भारत के ऊपर जब अटैक किया था पहलगांव में, तो उस समय भी इसका खंडन किया था। लेकिन अगर कोई इस तरह का है तो उसमें ये बात आ जाती है कि इस प्रकार के जो कंट्री हैं, अगर वो डिनाई करते हैं जैसे तुर्की भी कर रहा है, तो जांच में सहयोग करना चाहिए। और जो इसमें जो सर वहां पे तुर्की तो मतलब मुझे लग रहा है कि वो डिनाई तो क्या, वो तो इस ब्लास्ट को भी आतंकी ब्लास्ट नहीं मानना चाहता। उसकी तरफ से खासतौर से पहलगाम या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी जिस तरह से पूरी प्रतिक्रिया आई, तो तभी वहीं पे एक बड़ा संशय हो जाता है। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि अभी ये वो मौका है जब हर चीज को बहुत बारीकी से समझना है, चाहे बात घर के अंदर बैठे भेदिए हो या फिर बाहर आपके जो तमाम डिप्लोमेटिक कनेक्शन है उन सारी चीजों को लेकर कि आखिर कौन सा ऐसा देश है और कौन सा आपका साथी जो एक तरह से ट्रांजिट बेस बन गया है इन आतंकियों के लिए और हैंडलर्स के लिए। वेल, आप सभी मेरे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, आप सभी के बहुत इतने इंपॉर्टेंट व्यूज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि इस दौरान जो तमाम ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं उसमें एक एक करके बड़े खुलासे जरूर होते हैं और सीधा कनेक्शन पाकिस्तान, आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं से जुड़ते हुए नजर आते हैं।